अरे बहू, तूने इतना कम खाना बनाया है। अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, आज तेरी चारों नंद अमेरिका से गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आ रही है। वो लोग 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तू थोड़ा सा खाना और बना दे। हे भगवान, पहली बार मेरा सामना अपनी 4 नंद से होगा। मेरी चारों नंद भी विदेश में पढ़ाई कर रही हैं और गर्मी की छुट्टी के लिए यहाँ आ रही है। कहीं मेरी चारों नंद भी मेरी सौतेली बहन जैसी ना हो। इतना सोचकर निशा रसोई में खाना बनाने जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं। माँ जल्दी से रसोई में आओ, देखो इसने क्या किया है। जानबूझकर मेरे हिस्से का खाना गिरा दिया ताकि मैं भूखी रहूं। एक तो मैं सिर्फ साल में 1 बार गर्मी की छुट्टियों पर यहाँ आती हूँ और उसमें भी ये मुझसे इतना जलती है। क्यों री मेरी बेटी को भूखा रखना चाहती है। अपने मायके के दिनों को याद करके निशा खाना तैयार करती है। कुछ देर में पूरा परिवार आ जाता है, जहाँ अपनी भाभी के हाथों का पहली बार खाना खाकर चारों नंद काफी तारीफ करती हैं। भाभी, ये खाना आपने बनाया है? ये तो बहुत टेस्टी है। अमेरिका जाकर मुझे आपके खाने की बहुत याद आने वाली है भाभी। अपनी नंद के मुंह से तारीफ सुनकर भी निशा के मन का डर नहीं जाता और वो सबके खाने के बाद अकेली सारा गंदा बर्तन रसोई में जाकर धोने लगती है, जिससे एक गिलास उसके हाथ से छूटकर टूट जाता है। अरे क्या तोड़ दिया भाभी आपने? मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, बस हाथ से फिसल गया। भाभी, आप इतना डर क्यों रहे हो? टूट गया तो टूट गया। कांच के बर्तन तो रखे रखे टूट जाते हैं और वैसे भी कांच का टूटना शुभ माना जाता है। इतना बोलकर शीतल हंसती हुई वहां से चली जाती है। ये देख एक बार फिर निशा को अपनी सौतेली माँ बहन की याद आती है। कसम खाली है ना तूने घर के सारे बर्तन तोड़कर माने की। अरे तेरी मरी हुई माँ छोड़कर नहीं गई है बर्तन। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। अपने मायके के दिनों को याद करके निशा की आंखें भर आती हैं और वो बाहर जाती है और देखती है कि पूरा परिवार बैठकर ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है। अरे, एक तो तुम चारों इतनी गर्मी में आती हो, ऊपर से तुम बाहर घूमने का प्लान बना रही हो। माँ देखो ना भैया कैसे नाटक कर रहे हैं। हम गर्मी की छुट्टियों में तो आते हैं, इस बार हमें बीच पर घूमने के लिए जाना है। बस हम चारों बहन ने पूरी प्लानिंग कर ली है बीच पर जाने की और कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। भाभी, आप भी रेडी रहना। अगले दिन पूरा परिवार शॉपिंग के लिए जाता है और वो लोग निशा को भी जबरदस्ती मार्केट ले जाते हैं, जहां वो बीच पर जाने के लिए सनग्लासेस, टोपी और सनस्क्रीन खरीद रहे होते हैं। भाभी, आप भी अपने लिए कोई चश्मा पसंद कर लो, क्योंकि बीच पर जा रहे हैं तो एक कैप, सनग्लासेस, सनस्क्रीन का होना बहुत जरूरी है। और मैं तो सोच रही थी क्यों ना हम अपने लिए कोई ड्रेस भी खरीद लें। अब बीच में जा रहे हैं, ऐसे कपड़े तो पहन नहीं सकते। अरे मुझे नहीं पता इन सब के बारे में बहू, चल तू और मैं आराम कर लेते हैं। अपनी चारों नंद को ही करने दे गर्मी में शॉपिंग। इस तरह शांति निशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती है और वहीं दरवाजे के बाहर निशा की चारों नंद शॉपिंग कर रही होती हैं। ये देख निशा को एक बार फिर अपनी सौतेली बहन की याद आती है। माँ, मेरी ड्रेस देखो बीच पर पहनने के लिए। ये ड्रेस अच्छी है ना? और तू क्यों सिलाई कर रही है? तू बीच पर घूमने नहीं, हमारी नौकरानी बनकर जा रही है, समझी? आप लोग पहली बार मुझे अपने साथ कहीं लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए खुद ही कोई ड्रेस बना लूं। अच्छा, इतनी टैलेंटेड है तू, अपने लिए कुछ बना सके? दिखा जरा अपनी ड्रेस। आशा जब निशा की बनाई हुई ड्रेस देखती है तो वो सीता को पसंद आ जाती है और वो उससे उसकी ड्रेस छीन लेती है। मेरी चारों नंद कितनी खुश हैं बीच पर जाने के लिए। स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले रही है। मुझे भी ये लोग अपने साथ ले जाते। कुछ देर में निशा की चारों नंद काफी सारी शॉपिंग करके अपने परिवार के साथ घर वापस आती है और अगले दिन जब निशा अकेली घर में खाना बना रही होती है तो उसकी 4 नंद भी मदद करवाती हैं। आप हमसे कभी कोई मदद नहीं लेती। यहाँ आए हमें 3 दिन हो गए हैं। अब आप बाहर जाओ, हम सारा खाना गाड़ी में रख देंगे। पर आप खाना गाड़ी में रखेंगे तो आपको लेट हो जाएगा। अभी तक आप तैयार भी नहीं हुई हैं। भाभी, हम चारों अकेले तो नहीं जा रहे हैं ना जो लेट हो जाएंगे। आप भी हमारे साथ चल रही हो, समझी? इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। हो ना हो ये चारों भी मुझे मेरी सौतेली बहन की तरह नौकर के रूप में बीच पर ले जा रही हैं, जहाँ ये चारों अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगी और मैं इनके काम करूंगी। इतना सोच निशा बाहर जाती है और पूरा परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ ही देर में समंदर के किनारे बीच पर पहुंचता है। तो वहीं बेचारी निशा अकेले गाड़ी की डिक्की से बड़ा सा छाता और जमीन पर बैठने के लिए चादर निकाल रही होती है। तभी वहां उसकी चारों नंद आती हैं और उसकी मदद करवाती हैं। भाभी, हमें बुला लेती। देखो भैया पानी में कितने मजे कर रहे हैं बीच वाले कपड़े पहनकर। ये सब हम कर लेंगे, आप भी पानी में जाओ, भैया के साथ कपल फोटो लो और गीले हो जाओ। पर उससे पहले बीच वाले कॉस्ट्यूम, कैप और सनग्लासेस लगाना मत भूलना। पर मेरे पास तो कोई कॉस्ट्यूम ही नहीं है। किसने कहा कि आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं है? हमने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग थोड़ी ना करी थी। इतना बोलकर शीतल अपनी भाभी को बीच पर पहनने के लिए कॉस्ट्यूम, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और टोपी देती है।
कुछ देर में निशा बीच के लिए तैयार हो जाती है अच्छे से और नदी में जाकर अमित का हाथ पकड़कर नदी के अंदर जाती हुई गीली होती है। कुछ देर बाद वो दोनों कपल फोटो लेते हैं तो वहीं चारों नंद गाड़ी से सारा सामान निकालकर नदी के किनारे बड़ा सा छाता लगाती हैं, चादर बिछाती हैं और खाना रेडी करती हैं। भाभी अब यहाँ आ जाओ, हमने खाना निकाल दिया है, खाना खाते हैं उसके बाद बोटिंग करेंगे। आप चारों को ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं थी तो। घर में भी तो बहू तू ही करती है, यहाँ पर भी क्या तू ही करेगी? तेरी पहली गर्मी की छुट्टी है, अपनी नंद के साथ अच्छे से एंजॉय कर। ये देख निशा को काफी अच्छा लगता है। साथ में उसे अपनी सौतेली माँ और बहन की याद आती है, जहाँ वो दोनों बीच पर काफी एंजॉय करते थे, नदी किनारे बैठकर मिट्टी के घर बनाते थे। तो वहीं बेचारी निशा को धूप में कभी खाना निकालने को कहते तो कभी उनकी कॉस्ट्यूम तैयार करने को कहते हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी नंद मिली। मैं पागल क्या क्या सोचने लगी थी अपनी नंद के बारे में। अपनी चारों नंद का इतना प्यार देखकर निशा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। कुछ देर बाद वे लोग नदी किनारे बैठकर रेत से घर बनाते हैं और जब उनकी बोट आती है तो वो लोग अपने कपड़े चेंज करके बोट में बैठते हैं, जहां वे लोग बोट से पूरे समंदर के चक्कर काटते हैं। बबीता, मेरी और भाभी की एक टाइटैनिक पोज वाली फोटो ले ले और उसके बाद हम पक्षियों को दाने डालेंगे, तो वो वाली फोटो भी लेना। आ जाओ निशा। इतना बोल अमित और निशा अपने हाथों में कुछ दाने रखते हैं और पक्षी आकर उनके हाथों से वो दाने लेकर चले जाते हैं और उसी वक्त बबीता उनकी फोटो ले लेती है। भाभी हम सब समुद्र के अंदर जाने वाले हैं, समुद्र के अंदर का सीन देखने के लिए। जल्दी से आप ये ऑक्सीजन मास्क पहन लो और अपने कपड़े चेंज कर लो। इस बार फिर वे लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं और ऑक्सीजन पाइप मास्क लगाकर समंदर के अंदर जाते हैं, जहां वो तरह तरह के घास और मछलियां देखते हैं। आ गए तुम सब समुद्र के अंदर से, जल्दी से कपड़े बदलो, हमें होटल जाना है। उसके बाद मैं आराम करूंगी और तुम सब जाना डिस्को क्लब। कपड़े बदलकर एक बार फिर पूरा परिवार होटल जाता है, जहां वो लोग एक साथ डिनर करते हैं। निशा, कैसा लगा तुम्हें अपनी चार नंद के साथ पहली गर्मी छुट्टी बिताकर? मैंने सोचा नहीं था कि मेरी चार नंद इतनी अच्छी होंगी। मुझे डर था कि कहीं मेरी चारों नंद मेरी सौतेली माँ और बहन जैसी ना हो, पर ऐसा नहीं है। आप चारों चले जाओगे तो मुझे बहुत याद आओगे। भाभी, याद तो हमें भी आपकी बहुत आएगी, पर हमें खुशी है कि आपको हमारे साथ अच्छा लगा। अब जल्दी से कपड़े चेंज करो, डिस्को में ये वाले कपड़े नहीं चलेंगे। शीतल के कहने पर एक बार फिर निशा अपनी चारों नंद और पति के साथ कपड़े बदलती है और वो लोग डिस्को चले जाते हैं, जहां पूरी रात वो लोग डिस्को में काफी एंजॉय करते हैं। भाभी चलो बताओ, अब तक आप कितने डिस्को में गई हो? अंकिता, मैं पहली बार डिस्को में आई हूँ और ये सब मेरी चारों नंद की वजह से हो पाया है। इतना बोलकर निशा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद चारों नंद अमित निशा के साथ होटल आते हैं और अगले दिन 5 स्टार होटल में खाना खाकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आप सब आराम कर लो, मैं आप लोगों के लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ। भाभी, आप भी हमारे साथ बाहर गई थी, आप भी थक गई होंगी, इसलिए आप भी आराम कर लो। मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ कुछ, और आराम करने के बाद हम सब मिलकर काम करेंगे। बबीता की ये बात सुनकर निशा को एक बार फिर अपनी माँ और बहन की याद आती है। जब वो बाहर से आते थे तो खुद आराम करते थे और बेचारी निशा से घर के सारे काम करवाते थे, चाहे वो बर्तन हो या कपड़े। पर यहाँ पर घर के आने के बाद निशा की चारों नंद अपनी भाभी के साथ मिलकर काम करती हैं। ये सब निशा को काफी अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद जब निशा की चारों नंद चली जाती हैं तो वो हर रोज अपनी नंद को फोन करके उनसे बात करती हैं और उन्हें याद करती हैं। खाना तो काफी बढ़िया बनाया है तुम दोनों ने ही। नताशा बहू, तुम्हारे हाथ का पालक पनीर खाकर तो मैं अपने हाथ का पालक पनीर भूल गई, और तुमने भी ठीक ठाक बिरयानी बना ली है श्रेया बहू, लेकिन नताशा बहू का पालक पनीर मुझे ज्यादा पसंद आया। ये लो नताशा बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म का तोहफा। वाह माँ जी, प्लैटिनम रिंग। पता है माँ जी, मुझे कब से प्लैटिनम रिंग लेनी थी। जानती हूँ, समधन जी ने बताया था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए प्लैटिनम रिंग बनवाई। श्रेया बहू, ये लो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का तोहफा, चांदी की अंगूठी है। माँ जी, अंगूठी तो काफी ज्यादा सुंदर है मेरी। माँ ने जो मुझे चांदी की अंगूठी दी थी ना, वो भी बिल्कुल वैसी ही है। मेरी प्लैटिनम रिंग के सामने तुम्हारी ये चांदी की अंगूठी तो मिट्टी के तिनके जितनी भी नहीं दिख रही। काश तुम भी मेरी तरह अमीर परिवार से होती तो माँ जी आज तुम्हें भी मेरी तरह ही प्लैटिनम रिंग देती, ना कि चांदी। नताशा, ये चांदी की अंगूठी मेरे लिए किसी हीरे की अंगूठी से कम नहीं है। अभी तक तो आप दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म के तोहफे से समझ गए होंगे कि नताशा एक अमीर परिवार से आई हुई बहू है, तो वहीं श्रेया एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते उर्मिला श्रेया को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी।
मेरी और सुधांशु की शादी को कितना वक्त हो गया और हम दोनों अभी तक कहीं भी बाहर नहीं गए। मुझे अपने हनीमून पर बाली जाना है। मैंने तेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा था। मुझे पता है कि तुझे घूमने फिरने का काफी शौक है। बाली ही क्यों, तुम लोग थाईलैंड भी चले जाना। अगले महीने का मौसम ठीक रहेगा घूमने के लिए। शादी को तो हमारी भी काफी वक्त हो गया है। मैं सोच रही थी कि हम लोग भी इस बार मनाली घूमते हैं। मनाली जाने के लिए तेरे पति के पास इतने पैसे हैं, वो तुझे घुमा सकेगा मनाली? और नहीं तो क्या देवरानी जी, अब मेरे पति की तरह तुम्हारा पति थोड़ी ना बिजनेस करता है। वो तो बस एक छोटी कंपनी में काम करता है और जितनी उसकी तनख्वाह है उतने पैसे में तो तुम बस मनाली ही जा सकते हो। वहां रहना, घूमना फिरना, वहां से आना तुम्हारे बस की बात नहीं। श्रेया और विनोद ने लव मैरिज की थी। विनोद की इनकम काफी ज्यादा कम थी, जिसके चलते वो घर में काफी कम पैसे दे पाता था। इसलिए उर्मिला विनोद को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही काफी समय गुजरता है और अब उर्मिला अपने परिवार के साथ बाहर वेकेशन पर जाने का प्लान बनाती है। जब से मैंने तुम्हारी सुधांशु की बाली और थाईलैंड की पिक्चर देखी, तब से मेरा भी कहीं घूमने का मन कर रहा है। पता है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनके साथ अक्सर साल में 1 से 2 बार घूमने के लिए वेकेशन पर जाती थी। तो क्यों ना इस बार हम लोग वेकेशन पर चलें। माँ जी, कितना टाइम हो गया, चलिए ना वेकेशन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें काफी सारी शॉपिंग करनी होगी। हमें वेकेशन के लिए ड्रेस भी तो लेनी है। ठीक है नताशा बहू, फिर हम शाम को निकलते हैं वेकेशन ड्रेस की शॉपिंग के लिए। श्रेया बहू, तुम भी शाम को तैयार रहना। शाम में उर्मिला अपनी दोनों अमीर और गरीब बहू को लेकर एक मॉल में जाती है, जहां पर तरह तरह की वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल और भी कई तरह की अलग अलग ड्रेसेस थीं। वाह माँ जी, इस मॉल में तो बहुत अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं। मुझे तो ये सारी ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ रही है। हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह की ये सारी ड्रेस परफेक्ट हैं। नताशा बहू, इस सेक्शन से भी अच्छे कपड़े दूसरे सेक्शन में हैं। वहाँ पर काफी तरह तरह की नई डिजाइन की वेस्टर्न ड्रेस हैं। नताशा और उर्मिला दूसरे सेक्शन में ड्रेस देखने लगती हैं, तो वहीं बेचारी श्रेया बस उनके पीछे पीछे घूमती है। माँ जी, ये वाली ड्रेस कैसी है? मेरे पास तो ये कलर भी नहीं था। बहू, तू ये प्रिंटेड वाली ट्राई कर, ये इससे भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन माँ जी, ये कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं हो गई? अरे बहू, ये तो है, लेकिन कितनी प्यारी है और तुझ पर तो और अच्छी लगेगी। मुझे भी ये काफी पसंद आई। एक बार ट्राई तो करके देख। उर्मिला नताशा को ट्राई करने के लिए काफी सारी ड्रेस देती है। इस शॉप से शॉपिंग करने के बाद अब वो लोग दूसरी शॉप पर जाते हैं। नताशा बहू, एक बार ये ड्रेस तो देख, आगे से शॉर्ट और पीछे से लॉन्ग है, तुझ पर काफी अच्छी लगेगी। माँ जी, मानना पड़ेगा, आपकी उम्र के हिसाब से आपके कपड़ों की चॉइस तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अरे बहू, सिर्फ उम्र से बूढ़ी हूँ, दिलो दिमाग से अभी भी जवान हूँ। उर्मिला नताशा और भी कई सारी ड्रेसेस देखने लगती हैं। वेकेशन के लिए भी तभी श्रेया को एक ड्रेस पसंद आती है जो एक डमी पहने हुए थी। श्रेया उस डमी के पास जाती है और उस ड्रेस को देखने लगती है कि तभी वहां नताशा आती है। माँ जी, ये ड्रेस कितनी ज्यादा प्यारी है ना। अभी तक मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है ड्रेस। ये तो मैं लेकर रहूंगी। नताशा, ये ड्रेस तो मुझे भी काफी अच्छी लगी है। तुमने तो इतनी सारी ड्रेस ली हैं, क्या ये ड्रेस मैं ले सकती हूँ? ड्रेस अच्छी लगने से क्या होता है? तुमने इसका प्राइस देखा है? इतनी हैसियत है तुम्हारी जो तुम इतनी महंगी ड्रेस खरीद सको? और नहीं तो क्या। और तूने सारी शॉपिंग बैग्स कहाँ रख दिए? जा जल्दी से लेकर आ। नताशा बहू, जल्दी से ड्रेस पैक करवाते हैं। अभी हमें और भी कई तरह का सामान लेना है। जब बिलिंग की बारी आती है तो नताशा देखती है कि 30,000 से ऊपर का बिल बना है। ये देख। मैंने तो कुछ ज्यादा ही वेकेशन की ड्रेस ले ली माँ जी। कितना ज्यादा बिल बना है। तो क्या हुआ, पैसे तो मैं दे रही हूँ ना। अब वेकेशन पर जाएंगे तो थोड़ी ना घर के सारे कपड़े पहन कर जाएंगे। फिक्र मत कर, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, कुछ और पसंद हो तो वो भी देख ले। अपनी अमीर बहू की वेकेशन की ड्रेस की शॉपिंग करवाने के बाद अब उर्मिला अपनी गरीब बहू को लेकर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान पर आती है, जहां सिर्फ कॉटन के सूट और साड़ियां ही थी। भाई साहब, थोड़े हल्के सूट और साड़ियां दिखाइए ना, और हाँ, थोड़े सस्ते दामों में। अरे भाई, इससे हल्की साड़ी और सूट नहीं है हमारी दुकान पर। 200 रुपए की साड़ी है। अब इससे कम और क्या ही दूं मैं आपको। माँ जी, आपने नताशा को तो वेकेशन के लिए इतनी यूनिक और वेस्टर्न ड्रेस दिलाई है, लेकिन आप मुझे ये साड़ी और सूट दिलवा रही हैं। इन्हें पहनकर मैं वेकेशंस पर कैसे जाऊंगी? बहू, जितना तेरा बजट है ना, उसमें तो यही सब आएगा। और किसने कहा कि मैं तुझे दिला रही हूँ? तू खुद जो पैसे लाई है ना, उससे ये सब लेगी। इसलिए मैं तुझे इस दुकान पर लेकर आई हूँ। अगर वहाँ मॉल से दिलाती तो तेरी काफी बेइज्जती होती। चल, अब जल्दी से जो साड़ी और सूट पसंद आ रहा है वो ले ले। श्रेया को उस दुकान से कुछ भी पसंद नहीं आता है, लेकिन बेचारी कर ही क्या सकती थी, जिसके चलते श्रेया अपने मन को मारते हुए 1-2 साड़ी और सूट वगैरह ले लेती है
और अब घर जाकर दोनों बहुएं वेकेशंस की तैयारी करती हैं। 2 दिन बाद उर्मिला अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपनी दोनों बहुओं और बेटों को लेकर वेकेशन स्पॉट पर पहुंच जाती है। माँ जी, हमने जो वेकेशंस के लिए ड्रेस ली है वो तो काफ़ी ज़्यादा वाइब दे रही है। यहाँ आपने काफ़ी अच्छी शॉपिंग कराई मुझे वेकेशंस की ड्रेस की। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों में से सबसे अच्छी ड्रेस तो मेरी है। वही तो बहू, मेरी बहू सबसे सुंदर लग रही है। चल उधर चलते हैं, वहाँ जाकर ढेर सारी फोटो लेंगे। नताशा अपनी अलग अलग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर वेकेशंस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। तो वहीं बेचारी गरीब बहू श्रेया पूरी वेकेशन पर साड़ी सूट में अनकंफर्टेबल होती रहती है। मैं जानता हूँ श्रेया, तुमसे वेकेशंस पर के साड़ी सूट नहीं पहना जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, छुट्टी लेने से पहले मैंने बॉस से थोड़ा एडवांस ले लिया था। यहीं पास में एक कपड़ों की दुकान है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिला देता हूँ। थोड़े सस्ते ही सही, लेकिन विनोद श्रेया को थोड़े कंफर्टेबल कपड़े दिलवाता है, जिसे पहनकर अब श्रेया भी इस वेकेशंस को एंजॉय कर पाती है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। नताशा पीछे से लॉन्ग और आगे से एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर नदी के पास फोटो क्लिक कर रही होती है कि तभी गलती से नताशा का पैर अपनी ड्रेस में आता है और वो नदी में डूबने लगती है। कोई बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। माँ जी बचाइए मुझे। अरे कोई मेरी बहू को डूबने से बचाओ, वो डूब रही है, कोई तो उसकी मदद करो। नताशा को इस तरह पानी में डूबता देख श्रेया भागती हुई जाती है और नदी में छलांग लगाकर नताशा को पानी में डूबने से बचाकर बाहर ले आती है। नताशा आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी, तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी देर में नताशा को होश आता है। अब नताशा बिल्कुल ठीक थी कि तभी उर्मिला की नजर श्रेया के हाथ पर जाती है। श्रेया के हाथ से काफी खून निकल रहा था। श्रेया बहू, तुम्हारे हाथ से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास चलो। ये तो छोटी मोटी चोट है, जब मैं नदी में कूदी थी तब शायद लग गई होगी, लेकिन हमें सबसे पहले नताशा को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। श्रेया, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें तुम्हारी गरीबी के चलते नीचा दिखाती रही, और आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, और इस चोट के बाद भी अभी तुम्हें मेरी ही फिक्र है। आई एम सॉरी श्रेया, मुझे मेरे बिहेवियर के लिए माफ़ कर दो। तुम दोनों में भेदभाव करके मैंने भी कोई महान काम नहीं किया। पहले सिर्फ मैं अपने बेटे को ही नापसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी को भी करने लग गई। कितनी गलत थी मैं बहू, मुझे माफ़ कर दे। श्रेया अपनी सास और नताशा को माफ कर देती है और अब उर्मिला श्रेया के लिए भी वेकेशन की काफी अच्छी ड्रेस लेकर आती है, जिसे पहनकर दोनों बहुएं अपनी सास के साथ वेकेशन को एंजॉय करती हैं और साथ ही अब उर्मिला अपने बेटे को भी दिल से अपना लेती है।